Hello students, this is chapter first of history, French Revolution. We will discuss in this different topics. First topic is different classes of French society. फ्रेंच सोसाइटी उस समय 18th सेंचुरी में 3 पार्ट में डिवाइडेड थी, जिसको 3 स्टेट्स के नाम से जाना जाता था। फर्स्ट स्टेट में क्लर्जी आती थी। क्लर्जी में चर्च से संबंधित जो भी प्रीस्ट होते थे, पादरी होते थे, वो उसमें आते थे। सेकंड में नोबेलिटी मीन्स राजा से संबंधित जो उसके रिश्तेदार और मंत्री होते थे वो आते थे सेकंड में। और थर्ड स्टेट में आम जनता आती थी, जिसमें बिजनेसमैन, व्यापारी और कोर्ट के ऑफिशियल्स जो भी अधिकारी होते थे, लॉयर्स होते थे, किसान होते थे, आर्टिसंस और छोटे किसान या लैंडलेस लेबरर्स, अब बाकी की आम जनता जो है थर्ड स्टेट में आती थी। नेक्स्ट टॉपिक इज रोल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। In 1804, नेपोलियन बोनापार्ट क्राउन्ड हिमसेल्फ एम्पायर ऑफ फ्रांस। 1804 में नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने आप को फ्रांस का राजा घोषित कर दिया। नेपोलियन saw his role as a modernizer of यूरोप। नेपोलियन ने अपने आप को एक आधुनिक शासक के रूप में दिखाया। उसने एक सिविल कोड बनाया 1804 में, जो कि नेपोलियनिक सिविल कोड के नाम से जाना जाता है। इसमें जन्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस तरह के कुछ राइट्स जो है, इक्वल राइट्स जो सबको दिए गए, और प्रॉपर्टी का राइट भी दिया गया। इसमें सिक्योर कर दिया गया कि यदि कोई व्यक्ति कितनी भी प्रॉपर्टी कलेक्ट कर सकता है। दिस कोड वॉज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। ये जो नेपोलियनिक कोड था, ये फ्रांस और उसके आसपास के जो क्षेत्र फ्रांस के कंट्रोल में थे, उस फ्रेंच कंट्रोल वाले एरिया में लागू किया गया। इन द डच रिपब्लिक, इन स्विट्जरलैंड, इन इटली, जर्मनी, नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एंड एबोलिश्ड द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट्स। जो क्षेत्र जो इसके कंट्रोल में थे वो सारे जीत लिए उसने, नेपोलियन ने जीते, और उन सभी में फ्यूडल सिस्टम, जो सामंतवादी प्रथा थी, उसको ख़त्म कर दिया। जो हमारे यहाँ पर ज़मींदारी प्रथा कहलाती है, जिनको सामंतों या फ्यूडल्स को बड़ी बड़ी ज़मीनें मिली हुई थी, उनसे ये सिस्टम ख़त्म करके किसानों को आज़ाद कराया गया। उसके बाद दास प्रथा को भी ख़त्म कर दिया गया। शहरों में गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस जो थी उनको रिमूव कर दिया गया, यानी कि शहरों में व्यापारियों की गिल्ड या संस्थाएं बनी हुई थी और उनमें केवल कुछ लोगों का ही एकाधिकार था, उसको ख़त्म किया गया। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के साधनों में इम्प्रूवमेंट किया गया। बिजनेसमैन और स्मॉल स्केल के जो प्रोड्यूसर्स थे, जो सामान का उत्पादन करते थे, उनके लिए सिविल जो यूनिफॉर्म लॉ बनाए गए, एक जैसे कानून बनाए गए, और वेट और मेजर्स जो थे, तौल के जो मेजरमेंट्स थे, उनको सेम क्वांटिटी में रखा गया। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मेजरमेंट के वेट जो स्टैंडर्ड्स हैं वो नहीं रखे गए। इससे देश में और एक नेशनल करेंसी जो थी वो भी सेम रखी गई, और सभी जगह पर किसी तरह का गुड्स एक्सचेंज करने में कोई समस्या ना हो, इसके लिए करेंसी को भी एक कर दिया गया। ये सारे जो थे वो नेपोलियनिक कोड के कोड्स थे। Influence of the new ideas in his two treatises of government, Locke sought to refute the doctrine of divine and absolute right of the monarch. Rousseau carried the idea of forward, proposing a form of government based on social contract between people and their representative. ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जॉन लॉक ने ये बुक लिखी थी, और इसमें उन्होंने जो अधिकार थे राजा के और जनता के, उन अधिकारों के बारे में बताया कि किस तरह से ये अधिकारों का डिवीज़न होना चाहिए। इसी तरह से रूसो जो थे, उन्होंने भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की एक बुक लिखी, और उसमें जनता और उसके रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में क्या संबंध होने चाहिए, क्या कॉन्ट्रैक्ट होने चाहिए, वो सारे उसमें दिखाए। इन द स्पिरिट ऑफ लॉज, Montesquieu proposed a division of power within the government between the legislative, executive and judiciary. इसी तरह की एक बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, ये थी मोंटेस्क्यू के द्वारा लिखी गई थी, और इसमें पावर डिवीज़न जो था वो जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बीच में किया गया था। इस तरह से नए नए राइटर्स ने अपने नए नए विचारों को जनता के सामने प्रस्तुत किया। इससे पहले ये फिलॉसफी जो थी इन फिलोसफर्स के द्वारा समाज में नहीं लाई गई थी। राजाओं का शासन था और राजा केवल अपनी मनमानी
करते थे। Idea of these philosophers were discussed intensively in the saloons and coffee houses, spread among people through बुक्स एंड न्यूज़पेपर। क्योंकि 18th सेंचुरी तक बुक्स जो थी, प्रिंटिंग प्रेस जो थी काफ़ी हद तक बढ़ चुकी थी, जिसके कारण आम जनता तक बुक्स पहुंचने लगी थी। और ये फिलोसफर्स के जो आइडियाज़ थे वो आम जनता में चर्चा का कारण बने हुए थे। कॉफ़ी हाउसेज जो थे, सैलून्स जो थे, कोई भी पब्लिक प्लेसेस जहाँ पर लोग इकट्ठा होते थे वहाँ पर लोग इन बुक्स पर डिस्कस करते थे और आइडियाज़ के बारे में अपने विचार विमर्श करते थे। These were frequently read out aloud in groups for the benefit of those who could not read and write। और जो लोग पढ़ नहीं सकते थे उनको भी पढ़कर सुनाया जाता था और इन आइडियाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाया जाता था। एरिस्टोक्रेटिक एब्सोल्यूट मोनार्की जो थी, मोनार्की मीन्स राजशाही। फ्रेंच सिस्टम ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की वॉज रूटेड इन the divine right theory of kingship। Under this system, the people had no freedom to express their grievance. The only traditional body which flourished earlier was the States General. This was only an advisory body, but that too was not convened since 1614. The Parliament was entrusted with the responsibility of registering the king's edict, but the parliament too was ignored by the court। फ्रेंच सिस्टम जो था एब्सोल्यूट मोनार्की का, उसमें राजा को सर्वश्रेष्ठ माना गया था और केवल राजा ही अपनी मनमानी चला सकता था। उसके द्वारा बनाए गए कानून ही सर्वश्रेष्ठ थे। आम जनता किसी भी तरह से अपने अधिकारों की मांग नहीं कर सकती थी, अपने दुख का बखान नहीं कर सकती थी, अपनी समस्याओं का समाधान नहीं करवा सकती थी। जो राजा ने बोला वही उनको फॉलो करना होता था। एक ट्रेडिशनल बॉडी बनी हुई थी, संगठन बना हुआ था जिसको स्टेट्स जनरल का नाम दिया गया था। स्टेट्स जनरल में तीनों ही स्टेट्स के लोग आते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट में जो क्लर्जी और नोबेलिटी, सेकंड स्टेट में और थर्ड स्टेट में कॉमन मैन थे। इस स्टेट्स जनरल का आयोजन तब किया जाता था जब राजा को कोई ना कोई टैक्स बढ़ाने होते थे। केवल अपनी सलाह वो दे सकते थे, उसके अलावा वो उनका कोई उसमें मेन रोल नहीं होता था। बाकी फाइनल डिसीजन जो था राजा का ही होता था। इनएफिशिएंट करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन। द इनएफिशिएंट एंड करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज हेल्ड एज वन ऑफ द मेन रीजन्स फॉर द आउटब्रेक ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्योंकि राजा के द्वारा शासन जो चलाया जा रहा था वो काफ़ी अयोग्यता भरा था और करप्ट भी हो चुका था। राजा के जो दरबारी थे वो सही तरीके से काम नहीं करते थे, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण बना। लोग जो थे असंतुष्ट थे राजा से। द फ्रेंच एडमिनिस्ट्रेशन वाज ए सेंटर ऑफ फेवरेटिज्म एंड प्रेजुडिस। द हायर एंड इम्पोर्टेंट पोस्ट वर रिजर्व्ड फॉर द aristocrats and nobles, even after not having the required qualifications. Corrupt officers used to be appointed by the royal court on the being paid highly। राजा के द्वारा जो राज दरबारी नियुक्त किए जाते थे या उसके जो मंत्री होते थे वो भी अच्छे तरीके से काम नहीं करते थे और ज़्यादातर रॉयल जो फैमिली थी, राज परिवार जो थे, उसके सदस्यों को ही इस बड़े पदों को दे दिया जाता था, जिसके कारण योग्यता कोई आधार नहीं थी किसी बड़े पद का। और भ्रष्ट जो अधिकारी थे वो राजा के राज दरबार में नियुक्त हो जाते थे और उनको काफ़ी हद तक अच्छी सैलरी मिलती थी और वो इस सैलरी का दुरुपयोग करते थे। किसी भी तरह से जनता की भलाई के लिए कोई काम नहीं किया जाता था। गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड नो एडमिनिस्ट्रेशन टू रूल देयर सब्जेक्ट्स। जो गवर्नर होते थे वो भी अपने क्षेत्रों में किसी तरह का सुधार नहीं करते थे। इन्फ्लुएंस ऑफ द अमेरिकन रेवोल्यूशन। अमेरिकन रेवोल्यूशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि अमेरिका में जो 13 कॉलोनीज थी उन्होंने रिवोल्यूशन किया और स्वतंत्रता प्राप्त की। उसी को आधार मानते हुए फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई और ज़्यादातर लोगों ने अपने अधिकारों के लिए राज दरबार का विद्रोह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया और राजा के विरुद्ध विद्रोह में जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है वो सक्सेसफुल हुआ।
रिजल्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द एंड ऑफ मोनार्की इन फ्रांस। फ्रेंच रेवोल्यूशन जो हुआ वो राजशाही को ख़त्म करने में सक्सेसफुल हुआ और स्पेशल प्रिविलेज जो अधिकार मिले हुए थे, खास अधिकार एरिस्टोक्रेट्स को, राज दरबारियों को, राजा के परिवार को और क्लेरिजी यानी कि चर्च को, उन सबको ख़त्म कर दिया गया। और जो बड़े ज़मींदार थे उनकी प्रॉपर्टीज़ को सीज़ कर दिया गया, उन पर रोक लगा दी गई और उनकी ज़मीनें छीनकर किसानों को दे दी गई। चर्च जो था वो भी राज्य के कंट्रोल में आ गया। अब चर्च को राज्य जो सरकार थी उसकी बात माननी पड़ेगी। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन केम टू बी एनफोर्स थ्रू आउट द कंट्री। पूरे देश में एक सिस्टम लागू किया गया और लोगों को स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए प्रेरित किया गया। इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का फ्रांस में तो प्रभाव पड़ा ही, लेकिन उसके साथ साथ यूरोप और विश्व के अन्य देशों पर भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि फ्रेंच रेवोल्यूशन एक मिसाल बन चुका था राजशाही को ख़त्म करने के लिए, और जिसके कारण कई यूरोपियन कंट्रीज़ में ये विद्रोह का कारण बना। फ्रेंच रेवोल्यूशन से सीख लेकर बाकी कई देशों में जो है एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हो गए। इंडिया, चाइना, अफ्रीका, साउथ अमेरिका जैसे क्षेत्रों में बहुत सारे देशों में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक आदर्श मानते हुए जनता ने विद्रोह करने शुरू कर दिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग।